हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 14 नवंबर। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल आए हैं उनके बारे में। पहला आर्टिकल है दोस्तों 9th शेड्यूल के बारे में। आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 9th शेड्यूल क्या कहता है। झारखंड ने यहाँ पे आप कह सकते हैं 77% कोटा देने की बात करी गई है, तो उसको भी हम लोग इसी आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल होगा दोस्तों हमारे मतलब भारत देश की जो एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है दोस्तों, उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है और बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 3 टेबल हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमें हर एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। एंड लास्ट में दोस्तों हमारा जो आर्टिकल आने वाला है वो आर्टिकल है कि जो शिवाजी महाराज हैं बेसिकली उनकी जो आप कह सकते हैं तलवार थी उसे भारत वापस लाने की बात करी जा रही है। ओके, जो उनकी तलवार थी जगदम्बा उसको वापस भारत में लाने की बात करी जा रही है, जो इस टाइम पे प्रेजेंटली लंदन में है। क्या है, कैसे लाई जाएगी, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस पूरे आर्टिकल में। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल और होने वाले हैं आज के। काफ़ी मजा आएगा आप लोग को और काफ़ी कुछ पता भी लगेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 15 नवंबर को आपके यहाँ पे ऑफर चल रहा है 15 नवंबर तक, तो आप लोग ऑफर अवेल कर सकते हैं। 0% EMI भी अवेलेबल है हमारा यहाँ पे। आप कह सकते हैं 28 नवंबर तक सी सेट वाले बच्चों के लिए जो ऑफर है वो अवेलेबल है। आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस वो यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। EPFO क्लासेस भी लाइव हैं दोस्तों, इसका फ़ायदा उठाइएगा। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है GS मेंस की, आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं एनरोल करके। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है आप लोग के लिए, आप लोग यहाँ पे भी जाके एनरोल कर सकते हैं। हमारा कम्पीट ऐप है, ये भी लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे आप लोग बैटल करके जीत सकते हैं लैपटॉप और 2 लाख तक के प्राइसेस को। इसका बेनिफिट भी आप जरूर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, पहला आर्टिकल आता है झारखंड से रिलेटेड। देखिए झारखंड की जो असेंबली है बेसिकली इसने फ्राइडे को पास करे 2 बिल जो की बात करते हैं। पहला बात ये करता है कि इन्होंने इंक्रीज कर दी रिजर्वेशन इन वैकेंट गवर्नमेंट पोस्ट को लेके और सर्विसेज में, और ये जो इंक्रीज हुआ है ये हुआ है 77% का। अगली चीज हुई है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने करा है कि यूज कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड्स विद 1932, जहां पे आप कह सकते हैं उसको कट ऑफ ईयर माना गया है और उसके बेसिस पे यहाँ पे ये डोमेंसाइल स्टेटस को बताएंगे। तो ये 2 बिल यहाँ पे इन्होंने पास करे हैं। देखिए दोस्तों, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन जी साहब, उन्होंने बोला है कि ये दोनों बिल तब आ जाएंगे फोर्स में जैसे ही सेंटर इन्हें इंक्लूड कर देगा 9th शेड्यूल के अंदर। अभी डिस्कस करते हैं 9th शेड्यूल है क्या। देखिए 9th शेड्यूल जो है उसके अंदर लिस्ट आती है सेंट्रल की और स्टेट लॉज की, पर एक खास बात यह है कि इनको आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। मतलब कि अगर इनके अंदर कुछ होता है तो आप लोग उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। करंटली दोस्तों इस टाइम पे 284 जो है ऐसे लॉ हैं जिन्हें यहाँ पे शील्ड मिली हुई है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ओके, इन पे कोई भी जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होता है। जितने भी यहाँ पे लॉज में दोस्तों प्रोटेक्ट करते हैं अंडर शेड्यूल कंसर्न एग्रीकल्चर या फिर लैंड इशू, उसके अंतर्गत जो शेड्यूल है ये भारत का पार्ट बना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1951 में, और इसे क्रिएट कराया गया था बाय दी न्यू आर्टिकल 31B के अंदर, जो कि बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसके साथ साथ दोस्तों आर्टिकल 31A इंसर्ट किया गया था, जो कि आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट लॉ रिलेटेड टू एग्रीगेरियन रिफॉर्म एंड एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। तो उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 31A के अंदर। वहीं बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 31A को एक्सटेंड किया प्रोटेक्शन टू क्लासेज ऑफ लॉज, आर्टिकल 31B जो कि शील्ड करता है स्पेसिफिक लॉ और इनेक्टमेंट्स को। तो इस तरीके से यहाँ पे 9th के अंदर यहाँ पे लगाया गया, और जो आर्टिकल 31 है उसके अंदर ही 2 उसके यहाँ पे क्लॉज डाले गए A और B, उसके तहत यहाँ पे अलग अलग उनकी डेफिनेशन दी गई। जो कुछ अमेंडमेंट हुए थे दोस्तों, पहला जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर 13 लॉ लाए गए थे। उसके बाद दोस्तों अगले अमेंडमेंट होते हैं 1955, 64, 71 ऐसे करके आगे चलते हैं, और अभी प्रेजेंटली यहाँ पे आप कह सकते हैं 284 लॉ हैं। देखिए दोस्तों, वहीं बात करें अगर हम लोग 9th शेड्यूल के बारे में, तो ये प्रोवाइड करता है एक सेफ हार्बर को लेके फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। नहीं हो सकता बेसिकली जुडिशियल रिव्यू, इसके अंदर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का ये केस है, जहां के अंदर आप कह सकते हैं 9 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं बताया था बेसिकली पास किया था लॉ अंडर द 9th शेड्यूल कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे आप लोग इन्हें चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन तभी आप लोग चैलेंज कर पाएंगे अगर 9th शेड्यूल में कोई ऐसा कानून आता है जो कि हमारे आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसे वायलेट कर रहा है, तब आप उसे चैलेंज कर सकते हैं और उसके खिलाफ यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। देखिए 1973 का केस है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे बता दूं केशवानंद भारती केस जो है उसके बाद ही आप कह सकते हैं ये चीज आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट करा था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो है इन केस जो हुआ था ये 1973 का, उसके बाद ही ये चीज आई थी। देखिए जो उनका वर्डिक्ट था उसके अंदर ये कहा गया था अ लॉ दैट
abrogates or abridge rights guaranteed by Part 3 of the Constitution may violate the basic structure, doctrine or it may not. ओके साथ ही दोस्तों इन्होंने बोला था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं उसे इंस्ट्रक्शन में लाया जाएगा अगर 9 शेड्यूल में, तो उसे चेक किया जाएगा बेसिकली कि वो बेसिक स्ट्रक्चर तो आप कह सकते हैं नहीं बिगाड़ रहा है। ओके साथ ही एक और बात कि वो अगर बिगाड़ रहा होगा, इनवैलिड होगा, तभी उसके खिलाफ यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बात करेगी 77% रिजर्वेशन की झारखंड के अंदर, वो भी एक तरीके से ब्रीच करता है 50% सीलिंग सेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो सेट किया था अभी 1992 का हुआ था जो केस इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत, वहां पे ये चीज बोली गई थी 50% को एक लाइन रखी गई थी बेसिकली, उसको क्रॉस नहीं किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लेजिस्लेशन आता है 9th शेड्यूल के अंदर तो वो शील्ड मिल जाएगी कि हम लोग उन्हें यहाँ पे आप कह सकते हैं चैलेंज नहीं कर सकते। तो अगर ये ऐड हो गया आप कह सकते हैं 9th शेड्यूल के अंदर तो ये 50% वाला भी कहीं काम नहीं आने वाला, क्योंकि आप लोग इसे दोबारा रिव्यू के लिए बोल ही नहीं सकते। तो ये बात है। देखिए जैसे ही इन्होंने यहाँ पे बिल पास कर दिया, इसके बाद जो झारखंड के सीएम है बेसिकली उन्होंने ये बोलते हैं अपनी स्पीच में, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जो उन्होंने वादे करे थे वो उन्होंने पूरे कर दिए, डिलीवर कर दिए। अब सिर्फ सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पे कितनी जल्दी इन चीजों को इंक्लूड करता है 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर स्टेट ने अपना काम कर दिया है और अपना हाथ जो इन्होंने जोड़ लिया। तो ये काम आप कह सकते हैं झारखंड के सीएम साहब ने अभी किया है। ओके आप समझ सकते हैं कि जो इन्होंने प्रॉमिस करे वो तो कंप्लीट हो गए, इनकी कोई गलती नहीं है अगर लॉ पास होते हैं या नहीं होते हैं, इनकी तरफ से सब कुछ हो चुका है। अब सेंटर की गलती है अगर लॉ पास नहीं होता है तो लोग अगर किसी का ब्लेम देंगे तो किसको देंगे, सेंटर देंगे, बल्कि सीएम को। तो ये बातें हमें देखने को मिली है और ये काफी बड़ी बात है बेसिकली, और ये चीजें अभी चल रही है झारखंड के अंदर। अब बात करते हैं हमारा अगला आर्टिकल है जो कि आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्री एक्सपोर्ट। देखिए भारत आपको पता है, भारत जो है प्राइमरीली यहाँ पे जो भारत की इकोनॉमी है ये हमारे एग्रीकल्चर पे है, सब कुछ बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। अभी हमारे एक्सपोर्ट में दोस्तों काफ़ी कुछ हुआ भी है, अप्स और डाउन्स आए थे, उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हमारा जो ओवरऑल जो ग्रोथ है बेसिकली वो इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली, ये हमें इंक्रीज देखने को मिली है। 16.5% की यहाँ पे इंक्रीमेंट बताया गया है। ओके बहुत बड़ी बात है। और यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे सरपास कर दिया गया रिकॉर्ड ऑफ $50.2 बिलियन वाला, उसको जो कि हमने अचीव किया था 1921-22 के अंदर अप्रैल मार्च में। ओके अभी डिस्कस करते हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ है। हमारे यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉब्लम आई थी राइस, वीट, शुगर, इन सब में प्रॉब्लम आई थी, उसके बावजूद हमने यहाँ पे ग्रोथ देखी। देखिए अब डिस्कस करते हैं। 13 नवंबर को दोस्तों बैन होता है एक्सपोर्ट ऑफ वीट को, आपको सबको पता है 13 नवंबर को बैन हो गया। जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है दोस्तों उसका डेटा आता है, वहां बताया जाता है बेसिकली कि जो वीट का एक्सपोर्ट है वो पहुंच गया आप कह सकते हैं 45.90 लाख टन तक ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर पीरियड, जो कि ट्वाइस है पिछले साल के मुकाबले में। आप देख सकते हैं बैन के बावजूद दोस्तों हमें ये ट्वाइस देखने को मिला। 24 मई को शुगर का जो एक्सपोर्ट है दोस्तों वो भी आप कह सकते हैं उसको किया गया था फ्री से लेके रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट के अंदर। ओके पहले फ्री था पर अब उसको डाल दिया गया कहाँ पे, रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट के अंदर। इसमें भी दोस्तों जो टोटल यहाँ पे एक्सपोर्ट आता है 21-22 में शुगर का, ओके वो हमें देखने को मिलता है 100 लाख टन का। और वहीं सितंबर 8 की बात करें तो वो एक्सपोर्ट जो है वो ब्रोकन राइस का जो है आप कह सकते हैं वो प्रोबिट होता है 20% ड्यूटी स्लैब के साथ ऑल अदर नॉन प्रोबल्ड और नॉन बासमती शिपमेंट्स को लेके। तो ये चीज़ें वहाँ हमें देखने को मिली बेसिकली कि 20% यहाँ पे ड्यूटी का स्लैब इसको लगा, किसको, जो हमारे ब्रोकन राइस थे उसको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नॉन बासमती एक्सपोर्ट है वो भी रेज होता है 82.26 लाख टन का, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बताऊं मैं कि जो शुगर का एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा 45.5% का, ये भी हमें चीज़ें देखने को मिली। बेसिकली ओवरऑल हमारे यहाँ पे इंक्रीमेंट ही हुए हैं। अब बात करते हैं बेसिकली कि इंपोर्ट्स के बारे में। देखिए एक इंप्रेसिव ग्रोथ जो है वो हमें एक्सपोर्ट्स में देखने को मिला है। ओके बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमने यहाँ पे आप कह सकते हैं इतनी सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी, इतने सारे बैन वगैरह के बाद भी हमने इतना कुछ कर लिया। अभी ये स्टेबल से हम लोग समझते हैं कुछ चीज़ें जो हमें समझ में आएंगी, और वो ये है कि 2012-13 को अगर आप लोग देखते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट है दोस्तों यहाँ पे 41.73%। तुरंत हम जंप करते हैं अपने अप्रैल सितंबर 2022 में, जहाँ पे हो गया ये 26.77। थोड़ी सी आती है एक्सपोर्ट में दिक्कत, पर बड़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। कोरोना के बाद दोस्तों ये बहुत बड़ी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली है। साथ ही इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 19.31 हो गया, और सरप्लस की बात करें तो 7.46 हो चुका है। देखिए फर्स्ट 6 मंथ जो रहे हमारे करंट फिस्कल के वो हमें सरप्लस देखने को मिलते हैं। ओके और मार्जिनली दोस्तों हमें चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है। फास्टर रेट है दोस्तों 27.77% का, और एक्सपोर्ट भी दोस्तों हमारा 16.5% से ग्रो देखने को मिलता है। अगर सरप्लस की बात करें एग्रीकल्चर ट्रेड के अंदर तो ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप कहते हैं ये ऐसा सेक्टर है जो कि अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अलावा काम करता है, और इंडिया जो है दोस्तों कंपैरेटिवली एडवांटेज में है। इंडिया का जो डेफिसिट है दोस्तों ये ओवरऑल मर्चेंडाइज है दोस्तों ट्रेड अमाउंट को लेते हुए अपना वाइडन फ्रॉम
$6.25 बिलियन का लेते हुए 2021 में, और वहीं बात करें अभी इस साल के तो वो हो चुका है $146.55 बिलियन का। बहुत बड़ा यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हमें यहाँ देखने को मिला। सरप्लस अगर की बात करें हम लोग एग्रीकल्चर में, जो रिड्यूस हो गया है, आप कह सकते हैं फ्रॉम 7.86% से लेके 7.46%। आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर से अब तक का कंपैरेटिवली ये हमें चीज देखने को मिल रही है। देखिए अब बात करते हैं थोड़ा सा टेबल 3 को लेते हुए कि आखिर टेबल 3 में क्या बताया जा रहा है बेसिकली, कि जो हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडिया के टॉप एग्री एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उनके बारे में। मरीन प्रोडक्ट हो गए हमारे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आई है 2021-22 को लेते हुए। अभी का आप देखेंगे इंक्रीमेंट है, मतलब लास्ट ईयर से अगर आप लोग देखेंगे तो इंक्रीमेंट है, इससे तो कमी है। नॉन बासमती राइस में दोस्तों यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट देखने को मिला, बासमती राइस में इंक्रीमेंट आया है, शुगर में दोस्तों बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है, और स्पाइसेस में भी हमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हल्का फुल्का यहाँ पे डिक्रीमेंट आया है। क्या रीजन है उसको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले समझते हैं कॉटन से रिलेटेड। पहले जो कॉटन है दोस्तों, नॉट ओनली हैव एक्सपोर्ट कोलैप्स्ड हो गया इसका कॉटन का, बट यहाँ पे आप कह सकते हैं ये चीज हमें देखने को मिली। मैं बताऊँ आपको 2021 में ये था आप कह सकते हैं $1.1 बिलियन का, ओके, और 2022 में अगर बात करें तो वो था $436 मिलियन का बेसिकली। तो ये कम हमें देखने को मिला, ओके। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन था ये भी कम हो गया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। स्पाइसेस में दोस्तों क्या है, देखिए मैं बताऊँ आपको, मेनली इस टाइम पे रिसेंटली कुछ ईयर से आप कह सकते हैं जो चिली हो गया, मिंट प्रोडक्ट हो गया, ऑयल, ये सब हो गया, आपके कमिन हो गए, टर्मरिक, जिंजर हो गए, इन सब की बात अगर हम करें तो जो ट्रेडिशनल हमारे प्लांटेशन स्पाइसेस थे जैसे कि पेपर हो गया और कैडमम हो गया, ये सब कंट्री में आप कह सकते हैं इंपोर्टर बन चुके हैं। हमने यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान दिया है। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है कि इंडिया जो है अब कहीं ना कहीं आउट प्राइस हो रहा है बाय द वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ब्राजील इन पेपर। और वहीं बात करें अगर हम लोग आप कह सकते हैं कैडमम के बारे में, तो जो आपका यहाँ पे ग्वाटेमाला है इसमें हम लोग आप कह सकते हैं लॉस्ट कर रहे हैं मार्केट को। वहीं अगर बात करें कैशवे के बारे में, ओके, उसमें तो 2021-22 के अंदर कंट्री का जो कैशवे एक्सपोर्ट था इसकी वैल्यू बताई जा रही है लगभग आप कह सकते हैं 453.08 मिलियन की। कंपैरेटिवली दोस्तों जो इम्पोर्ट है वो है आप कह सकते हैं $1.26 बिलियन का, ओके, और वहीं ये बढ़ के हो गया आप कह सकते हैं $1.4 बिलियन का। इंक्रीमेंट आया है यहाँ पे भी हमें फर्स्ट 6 मंथ ऑफ फिस्कल ईयर अलोन, अकेले की बात कर रहे हैं। अभी एक और बात बताऊं मैं, बिग इंपोर्ट है दोस्तों वेजिटेबल आप कह सकते हैं ऑयल्स के अंदर। यहाँ पे बात करते हैं अगर टेबल 2 के आप लोग के अंदर दिख रहा होगा, वेजिटेबल ऑयल जो है आप कह सकते हैं 2021 के अंदर हमारा था यहाँ पे 8,000 लगभग में, और 2022 में हो गया यहाँ पे लगभग 11,000। तो ये बहुत बड़ा इंपोर्ट हमें मतलब इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जो इंपोर्ट है दोस्तों यहाँ पे उसका मैसी वैल्यू हमें देखने को मिली $19 बिलियन तक की आप कह सकते हैं, और जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया बाय दी मोर देन 25% फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल में। वेजिटेबल ऑयल्स का जो टुडे आप कह सकते हैं जो कंट्री में चल रहा है वो 5th बिगेस्ट इंपोर्ट आइटम है बेसिकली, आफ्टर पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड और कोल के बाद आपका वेजिटेबल ऑयल्स आता है। जो फर्स्ट है दोस्तों यहाँ पे बताऊं कि रेजिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था हमारा, ओके, एमएसपी की बात करें तो वो मस्टर्ड का आप कह सकते हैं आता है। 2 बड़े डिसीजन लिए गए थे लास्ट मंथ, जहाँ पे आप कह सकते हैं बढ़ा दिया गया बेसिकली मस्टर्ड का प्राइस, ऑयल भी प्राइस बेसिकली बढ़ा दिया, एमएसपी बढ़ा दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, और ये इंक्रीज दोस्तों लेके आता है हमारे वीट को भी लेके, ओके। सेकंड डिसीजन दोस्तों ये लिया गया था जो ग्रांट क्लियरेंस मिला था एनवायरमेंटल रिलीज को फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जीएम हाइब्रिड मस्टर्ड का। आपको पता है मैंने इस पर पूरा एक लेक्चर दिया था जहाँ पे मैंने डिस्कस करा था कि जीएम जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड हाइब्रिड मस्टर्ड कैसे मदद देगा, कैसे इसका बेनिफिट है, क्या है दिक्कत, वो सब मैंने यहाँ बताई थी, डिस्कस करती है आपके साथ। देखिए ऐसा सेम यहाँ पे काम किया गया है फॉर बूस्टिंग डोमेस्टिक आउटपुट एंड यील्ड्स। ये करा जाएगा जब कॉटन की बात करी जाएगी। कॉटन को भी इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया जाएगा फॉर दी जीएमबी टेक्नोलॉजी के साथ, और कहीं ना कहीं कॉटन को भी आप कह सकते हैं बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, ओके। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है कि हम लोग फोकस कर सकें अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, और कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे नॉट ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी को लेके आ सकें जो कि अनेबल करवाएगा इन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें पता लगती है हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से रिलेटेड बातें। तो अब आर्टिकल आता है दोस्तों यहाँ पे शिवाजी की तलवार को रिलेटेड, मतलब कि बेसिकली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो जगदम्बा तलवार थी छत्रपति शिवाजी की, उसको भारत में वापस लेके आ सके 2024 तक। मैं बता दूं कि अब तक यहाँ पे 350 साल हो गए मराठा एम्पायर को लेके, और वो उसकी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मार्क है बेसिकली, कि एक पहचान है जो कि दिखा रही होती है। तो महाराष्ट्र वाले चाहते हैं कि उस तलवार को वापस महाराष्ट्र में लेके आएँ, और जो उनका यहाँ पे कह सकते हैं पुरानी चीज़ जो उनके इमोशन जुड़े हैं उनको भी देख सकें। देखिए यहाँ बताऊं मैं, हिस्टोरियन इंद्रजीत सावंत के द्वारा उन्होंने अपनी बुक में बेसिकली ये चीज़ लिखी थी कि जो स्वॉर्ड है वो दी गई थी एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स को आप कह सकते हैं बाय शिवाजी फोर्थ इन 1875 और 76 के अंदर बेसिकली उनको दी ही गई थी बेसिकली, ओके। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो हम लोग वापस लेके आ सकें। सावंत ये बात कहते हैं कि छत्रपति ऑफ कारवीर जो है वो पोजीशन में आते हैं इस स्क्वाड के साथ, ओके, जो कि यूज़ करते थे बाय दी शिवाजी महाराज। अपने कैटलॉग जो है उनकी आर्मरी के वो अवेलेबल करवाया गया, और जो आप कह सकते हैं तलवार थी बेसिकली शिवाजी वाली, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक मीटिंग हुई थी बेसिकली इनकी मुंबई के अंदर, उसके तहत इन्होंने एज अ रिटर्न गिफ्ट आप कह सकते हैं ये दिया था।
ओके, इन पे एक और तलवार थी बेसिकली, उसके बारे में बताएंगे हम लोग कि जो इनकी भवानी तलवार थी वो कहाँ पे इस टाइम पे प्रेजेंटली, पर इन्होंने एज अ रिटर्न गिफ्ट ये उन्हें दी थी। किसको दी थी? आप कह सकते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स को, एडवर्ड साहब को ये दी थी। शिवाजी फोर्थ बेरली यहाँ पे 11 साल के उस टाइम पे थे। ओके, तो ये बोला जाता है कि बेसिकली ये एक गिफ्ट की तरह नहीं था, वो बच्चे थे, उन्होंने वो चीज दे दी बेसिकली, आप कह सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं ही वाज फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश टू गिफ्ट देम वैल्यूएबल प्रेजेंट्स। बेसिकली उन पे फोर्स करा गया, ये बात बोली जाती है कि उन पे कहीं ना कहीं फोर्स किया गया था, बच्चे थे वो, तो उन्होंने इस फोर्सफुली में ही अपने वेपन्स को दे दिया, अपनी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दे दिया था उसको दे दिया बेसिकली। तो 11 साल के ही थे वो मात्र, तो अब उनमें इतनी समझ सोच नहीं होंगी कि वो ऐसी चीजें कर सकें, पर फोर्सफुली कि उन्हें एक अच्छा गिफ्ट देना है तो इसलिए उन्होंने अपनी तलवार उन्हें दे दी। अब जो लंदन में है हमारी तलवार, उसके बारे में बताते हैं। बेसिकली जो एडवर्ड है, ये जब भारत मतलब इंग्लैंड वापस आए थे 8 महीने के टूर के बाद इन 1876, उन्होंने आप कह सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे आप कह सकते हैं माना जाता है कि जो उनकी मदर थी क्वीन विक्टोरिया, एज्यूम किया जाता है कि वो टाइटल उनका था एम्प्रेस ऑफ इंडिया, उनकी डेथ के बाद जो एडवर्ड थे वो बने थे किंग एडवर्ड 7th, और उस टाइम पे वो चला रहे थे एम्पीरियर ऑफ इंडिया को, और जिन्होंने रिजाइन दिया था अंटिल 1910 में, तो उस तक वो यहाँ पे राजा बन के रहे थे और उन्होंने इस काम को किया था। अकॉर्डिंग टू सावंत दोस्तों, जो स्वॉर्ड है ये आप कह सकते हैं नाउ पार्ट ऑफ रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट एट सेंट जेम्स पैलेस इन लंदन, और जो कैटलॉग है वेपन्स का ऑफ किंग एडवर्ड 7th उन्होंने प्रिंट किया था इन लंदन और डिस्क्राइब किया था आ रिलिक ऑफ शिवाजी द ग्रेट, मतलब एक तरीके से उनकी पहचान को ही उन्होंने दिखाया था। जो वेबसाइट है दोस्तों रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट की, वो आप कह सकते हैं पिक्चर है ऑफ 18th सेंचुरी, और जो स्वॉर्ड और यहाँ पे इनकी जो स्क्रिप्ट थी फ्रॉम महाराष्ट्र वो लेके आए थे एज अ प्रेजेंट टू दी किंग एडवर्ड 7th। ओके, महाराज थे बेसिकली, महाराजा को उन्होंने, एक महाराजा ने दूसरे महाराज को अपनी तलवार दी थी, लेकिन दूसरा महाराज छोटा था तो इसके बारे में पता नहीं था उन्हें कि तलवार दे रहे हैं बेसिकली। काफी सारे एफर्ट्स लाए गए थे कि उसे वापस लेके आ सके, जैसे कि आप कह सकते हैं जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने काफी सारे एफर्ट्स किए थे इसको लेके कि वो तलवार वो वापस लेके आ सकें। काफी बार वो लंदन गए, उन्होंने बात करी उनसे, और यहाँ आप कह सकते हैं काफी कुछ मतलब उन्होंने काम किया था, कनेक्शन जोड़े अपने, कुछ करा, पर वो चीज़ नहीं हो पाई और वो नहीं आ पाए। जो पहले आप कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र के यशवंतराव चवेन साहब, उन्होंने भी इसमें काम करा काफ़ी सारा, उस पर आप कह सकते हैं काफ़ी सारे एफर्ट्स डाले गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट भी करी गई थी, केस बनाया गया था इसको लेके, पर कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। अभी रिसेंटली क्या हुआ था दोस्तों, मैं बताऊँ आपको, एक स्वॉर्ड, एक और थी भवानी स्वॉर्ड, उसको मैं बताता हूँ कि उसको भी लाया गया, जो कि इस टाइम पे प्रेजेंटली रखी गई है कहाँ पे, जो महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वो उनकी जो भवानी स्क्वाड है वो रखी गई है। जो जगदम्बा है दोस्तों, ये भी उन्हीं की है, 2 स्क्वाड थी बेसिकली, उनकी 2 तलवारें थी। भवानी जो स्वॉर्ड है आप कहते हैं सतारा में है, लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज की खुद की थी, ओके, वो यहाँ पे लंदन में रखी गई है, जो कि है जगदम्बा। इस तरीके से उन्होंने अपने कैटलॉग को पूरे तरीके से रखा था, ऑफ छत्रपति ऑफ कारवेर ने अपने कैटलॉग के अंदर इन चीजों को रखा था। अभी एफर्ट जारी हैं, 2024 तक हो सकता है कि ये तलवार वापस लाई जाए, और देखने को मिलेगा हमें कि कैसे लाई गई। ये सारे प्रोसीजर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जब ऐसा कोई सामान हम लेके आते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखा जाता है। पर अभी तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन है कि वो चीज़ों के बारे में एफर्ट्स जो है वो डालने चालू कर दी हैं, और हो सकता है कि 24 तक जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार है ये हमें देखने को मिलेगा भारत देश के अंदर। ओके, तो आई होप कि इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।